चलो जाओ इधर देख लो, बात ना करो। तो लास्ट वाली क्लास में BS6 इंजन पढ़ लिया। एक बार में तुम बता दो BS6 इंजन की क्या क्या क्वालिटी थी, क्या क्या फीचर्स थे उसके, और BS6 इंजन के बारे में बात करेंगे। BS6 इंजन ऐसा है क्या, उसके अंदर फिल्टर लगते चले गए उसके अंदर, और फिर ना जो NO2 था उसके स्तर को बहुत कम कर दिया, यानी NO2 बाहर निकलने की जरूरत नहीं है अब। एक बार BS6 इंजन को दोबारा स्टडी करवा रहा हूँ, टेबल दिखा रहा हूँ कौन सी थी BS6 इंजन में, देख लो एक बार। BS6 इंजन एक बार अपना क्लास खोल लो, BS6 इंजन में क्या बताया। BS6 इंजन, BS6 इंजन देखो, BS6 इंजन था, इंजन दिखाऊं देखो BS6 इंजन कैसा हो। देखो ये हो BS6 इंजन जो गाड़ियों में लग रहा, इसका ही आप दूसरों गाड़ी देखते फिर, समझ में आया बात। या तो ये BS6 इंजन हो, ये BS6 इंजन हो। अभी इसके अंदर क्या लगा हुआ है, इसके अंदर क्या, इसके अंदर जो BS6 इंजन है ना गाड़ी के अंदर लग रहा यो। अब देखो BS6 इंजन लगा के दिक्कत एक खड़ी होगी, जो गाड़ियाँ थी ना पहले भारत में 2 प्रकार की गाड़ियाँ पाई जा, जो 4 पहियों की गाड़ी ना, 4 पहियों गाड़ी उसका आकार बड़ा होगा, जो 4 पहियों गाड़ी का आकार बड़ा होगा ना, तो बड़ी गाड़ी होगी तो 4 पहियों की गाड़ी का आकार बड़ा होगा। BS6 इंजन लगा, उसमें 3 फिल्टर लग रहे हैं, 1 मिनट दिखा दो तुम, फिर तुम और अच्छा रिलेट कर पाओगे तुम, और समस्या होगी भारत के अंदर, बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी यार। देखो इसमें क्या हुआ, जो BS6 इंजन लगा रहे थे ना तुम, जो सिलेंसर लगा रखा था उसके अंदर फिल्टर लगाए ना उन्होंने, जब फिल्टर लगाए ना तो गाड़ी का आकार बढ़ गया, 10 mm भी बढ़ा ना। गाड़ी 2 प्रकार की पाई जा भारत में, एक तो 4 मीटर तक कम की हो, एक हो जो 4 मीटर से ज़्यादा की हो। जो 4 मीटर तक कम की होगी उन पर 28% GST केवल, और जो 4 मीटर तो ऊपर की बड़ी गाड़ी होगी ना उन पर जो BS6 इंजन लग, जैसे अगर किसी गाड़ी में BS6 इंजन लगा दो तो पक्की बात तय है उसका गाड़ी का आकार 4 मीटर तो ऊपर होगा ही होगा, तो गाड़ी हो जाएगी सीधी भारत में महंगी। आज समझो, जब महंगी में एक तो 28% GST लगेगा, 15% का सेस भी देना पड़ेगा ऊपर, तो उपकर भी देना पड़ेगा उन्हें, ये भी समस्या। आज समझो, और जब 15% का उपकर भी देना पड़ेगा और गाड़ी हो जाएगी महंगी, जब गाड़ी कार 1 mm बढ़ेगी ना, तो समझ जाओ गाड़ी की माप तो लोगी, अगर 4 मीटर तक दिख पाएगी गाड़ी तो ये समझ जाओ फिर उसको 15% सेस देना पड़ेगा, 28% GST देना पड़ेगा, तो लग्जरी चीज में चली जाएगी गाड़ी। वह छोटी सी वैगन आर भी, वो भी 4 मीटर तो ऊपर की हो जाएगी, आज समझ वह भी बहुत महंगी हो जाएगी, 3 लाख रुपए का अंतर जाएगा गाड़ी में कम से कम। समझते फिर गाड़ी बिकने की नहीं, क्योंकि जो मध्यम वर्ग के लोग वे तो यही चाहेंगे ना, कम ऊंचाई वाली गाड़ी। तो इस सरकार ने यह बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, अब लॉकडाउन के आसपास की बात थी कि अब तुम्हारी गाड़ी बिकने की नहीं, कौन खरीदेगा ना गाड़ी को। अब इनका गाड़ी का कर क्या, उसने कहा तुम 2 साल तक आते, जब हम 2 साल से तुम कह रहे BS6 इंजन लगा लो, क्यों लगाया। अब एक काम करो, आज के बाद सारी गाड़ी अपने घर रखो हैं, सब बंद करो, जितना स्टॉक पड़ा सब बंद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सब पर बैन लगा दिया और कहा गाड़ी वही बिकेगी जिसके अंदर BS6 इंजन लगा होगा, रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते। समझ आई बात है। 1 अप्रैल 2022 तक लागू कर रखा है, BS6 इंजन वाली गाड़ी भारत के अंदर बिकनी चाहिए, नहीं तो कोई गाड़ी बिकनी नहीं चाहिए भारत के अंदर, हर गाड़ी के अंदर BS6 इंजन लगा हुआ होगा। समझ में आई बात है, ये सरकार की नीति है। और सरकार ने पता क्या कहा, जो 3 व्हीलर बिक रहे हैं, 3 व्हीलर देखो, मान लो इसका पैर खराब हो रहा है या अपाहिज होगी कल, आया समझ, अपाहिज होती है तो 3 व्हीलर की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो 3 व्हीलर जो बिकेगा ना भारत तो कहीं भी बिकेगा, वो 3 व्हीलर पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल होगा, बेच नहीं सकते सो, जो डीजल वाला भी यूज करोगे, डीजल पेट्रोल वाला नहीं बेच सकते। और BS6 इंजन लगा होगा उसमें, अगर यूज होगा तो उसमें तो इंजन की जरूरत नहीं है, ऐसा इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो तो। समझ में आई बात। या तो ये समझ जाओ इलेक्ट्रिकल व्हीकल उसमें तो जरूरत नहीं है, तो ये समझ जाओ अगर होता तो BS6 इंजन वाले बिका समझ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दे रहे हैं हम देश के अंदर, तो हम BS6 इंजन को, ये बताओ BS6 इंजन को यूज करके हम वाहनों से होने वाला जो प्रदूषण से कम कर सकते नहीं कर सकते। वाहनों प्रदूषण बढ़ रहे हैं हम, वैसे तो वायु प्रदूषण बढ़े, तो वाहनों से जो प्रदूषण हो रहा है उससे तो वायु प्रदूषित हो रही हमारी, उसके अंदर ये पढ़ रहे हैं कि प्रदूषण कैसे कम करा जा सके, इसमें हमने BS6 इंजन देख लिया। अब BS6 का मतलब क्या है, सब चीजें हमने देख ली, चेक कर ली कैसे कैसे क्या क्या था। समझ में आया बात है। ये भी केस चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, फिर बाद में जाकर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया वो तुम जानो, हमें तो BS6 इंजन चाहिए। BS6 स्टैंडर्ड STND
देखो क्या क्या समझाया था मैंने तुम्हें, BS6 इंजन था क्या होता था, कौन तय करता है मैंने नहीं समझा। देखो क्या होता है BS स्टैंडर्ड, भारत सरकार द्वारा वाहन उत्सर्जित प्रदूषण के लिए मानक तैयार करती है, इसे BS यानी भारत स्टेज कहा जाता है। कौन तय करता है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। उसके अंदर कौन निर्देश जारी करे, CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। उसके बाद वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पीछे जो सिलेंसर में धुआं निकल रहा है इसे कम करा जा सके, PM पार्टिकल भी कम हो जाएंगे। इस मतलब आया समझ, BS6 इंजन के फीचर्स हो। उसके बाद देखो मैंने ये तो बताया था मैंने तुम्हें, मैंने वाहनों में खास फिल्टर लगे हों, खास प्रकार के फिल्टर लगा दिए, और जैसे फिल्टर लगाऊंगा, एक फिल्टर लगाया तो उसका नाम BS1 दे दिया, 2 लगा दिए तो 3 दे दिया, अलग अलग टाइप के फिल्टर लगाते रहे हम। BS6 की खास बात है डीजल पर्टिकुलेट मैटर यानी DPF होंगे इसमें, DPF डीजल पर्टिकुलेट मैटर, यानी जो डीजल के अंदर तो पर्टिकुलेट मैटर निकल रहे हैं, PM पार्टिकल निकल रहे, और वे बाहर नहीं निकलने के बिल्कुल भी, उन्हें वहीं रोक लगा। उसको 80 से लेकर 90% 2.5 जो PM पार्टिकल है वे भी कम हो जाएंगे इसमें, PM पार्टिकल। उसके बाद सिलेक्टिव कैटालाइट्स रिडक्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी इसमें, SCR यूज होगा इसमें। अब ये टेक्नोलॉजी कैसी टेक्नोलॉजी है, मान लो ये पूरा का पूरा गाड़ी का सिलेंसर, ध्यान रखो ये गाड़ी का पूरा सिलेंसर है, इसके अंदर जो फिल्टर लगाएंगे ना, जो फिल्टर लगाएंगे वो सिर्फ उसी चीज को बाहर निकालेगा जो बहुत कम प्रदूषित होगी, सिलेक्ट करेगा। सिलेक्टिव कैटालाइज्ड उत्प्रेरक का काम करेगा, रिडक्शन उसे रिड्यूस का SCR फिल्टर लगा हुआ, इसे हम SCR फिल्टर बोलते हैं जिसके अंदर लगा हुआ SCR सिलेक्टिव कैटालाइज्ड रिडक्शन, रिडक्स कर देगा उसे, सिलेक्ट कर लेगा, चयनात्मक फिल्टर मशीन जिसे बोलते हैं। तकनीक पर UPSC जाने का नहीं बिल्कुल भी कि कौन सी तकनीक यूज हो रखी इस फिल्टर के अंदर, लेकिन मैंने सब रिसर्च कर रखी, समझ में आई बात है। उसके बाद अभी भारत में स्टेज 3 और स्टेज 4 के वाहन जारी, भारत में जितने गाड़ी में दौड़ रही है ना उसमें BS6 इंजन लगा हुआ है, BS4 लगा हुआ, BS3 लगा हुआ, BS6 तो किसी किसी गाड़ी में आ रहा, समझ में आई बात है। जब तो वाहनों तो इतना वायु इतनी प्रदूषित हो रही है हमारे यहाँ की। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड काफी हो जाएगी, NO2 जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कम हो जाएंगे, काफी हद तक कम हो जाएंगे BS6 इंजन लगाने से, समझ में आया। भारत देखो BS6 भारत का नया ईंधन, BS4 वाहनों की बिक्री पर रोक, लिखा नहीं भारत के BS वाहनों की बिक्री पर रोक, BS1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 तो हमारे पास आया नहीं, क्रॉस नहीं लगा हुआ, बताया था मैंने पिछली वीडियो कि BS जो 5 तो हमारे यहाँ आया नहीं हो, तो BS5 क्यों नहीं आया वो मैंने तुम्हें समझा दिया था, समझा नहीं समझाया। उसके बाद ये 2 व्हीलर, ये सभी सेगमेंट की गाड़ियां और सभी, अब तो जो भी गाड़ी बिकने गई उसके अंदर BS6 इंजन होना चाहिए, चाहे 4 पहिए की, चाहे 2 पहिए की, चाहे 3 पहिए की, समझ में आई बात है, सबके अंदर BS6 इंजन होना चाहिए। क्या प्रक्रिया थी गाड़ी के लिए क्यों जरूरी है BS स्टैंडर्ड, 2000 में ना BS स्टैंडर्ड आया था, वो यूरो 1 के बराबर था, फिर 2005 में आया BS2, 2005 में आया वो यूरो 2 के बराबर था। कब हुई BS की शुरुआत, 2005 में होगी थी वैसे BS की शुरुआत, पहले से हम इंडिया 2000 के नाम से जानते थे शुरू में, 2005 में हमने कहना स्टार्ट करा BS जो नाम है, उससे पहले इंडिया 2000 के नाम से जानते थे, समझ नहीं बात। या फिर इंडिया 2000, इंडिया 2005 के बाद ना हमने इसे BS से कहना स्टार्ट कर दिया भारत से स्टैंडर्ड। उसके बाद 2010 में पहुंचे तो BS थर्ड मानक आए, और 2017 में पहुंचे BS4 लागू हो चुका पूरा, और 2019 में जाकर BS6 लागू होना था, फिर कोरोना आया, उसके बाद फिर फाइनली न जाकर लागू करना पड़ा 2022 से, तो यूँ कहते बस अब बहुत हो चुका तुम्हारा, समझ में आया बात। या आपकी गाड़ी के लिए BS6 क्या है, BS मैंने सब पढ़ा दिया तुम उसके बारे में। भारत स्टेज 6, ये जितने वाहन दौड़ रहे हैं कितना प्रदूषण फैला रहे होंगे, कितने PM पार्टिकल निकालने होंगे, एक काम करो ना तुम इसके अंदर BS6 इंजन लगा दो, वो PM पार्टिकल को भी कम कर देगा। और PM पार्टिकल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, PM पार्टिकल कितना खतरनाक है। और दूसरे नंबर PM पार्टिकल को तो कम कर ही देगा, पर्टिकुलेट मैटर को तो कम कर दिया, दूसरे नंबर पर जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से भी कम कर देगा काफी हद तक। और यही दो बहुत बड़ी समस्या, और यही इसके अंदर खूबी BS6 इंजन के। वहाँ यूरोप में यूरो 7 चल गया, यूरो 7 मानक चल गए वहां से, हमें 16 नहीं पकड़ पाए। अब BS मानक क्या है, ये तो सब क्या है मैंने समझा नहीं। BS का फुल फॉर्म भारत स्टैंडर्ड, इस तरह के चार्ट ना हमें यूज कर लेने चाहिए, कहीं बना लेने चाहिए अपनी फेयर कॉपी में, इस तरह के चार्ट यूज कर लेने चाहिए गूगल से, ठीक है। क्या रहा है, मेहनत करनी पड़े यार। अगर चलो समझ में आया बात, या कौन कौन सी फिल्टर लगे हुए उसमें, कौन कौन से क्या क्या लगा हुआ वो। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक है, अलग टॉपिक है हमारा, कि जो वाहन ये कितने प्रकार के हों। वाहन 2 प्रकार के हमारे यहाँ। इलेक्ट्रिकल वाहन के बारे में पढ़ेंगे आज हम। इलेक्ट्रिकल जो वाहन उसका आजकल बहुत बोलबाला हो रहा है ना, समझ में एक बात है, आने वाली भारत के अंदर समस्या पैदा हो सके, उसके बेनिफिट भी है। आज हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ये क्या बला, समझ में आया बात। इलेक्ट्रिकल आज का हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। काफ़ी हद तक ना ये भी वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम कर सकता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो जो जहाँ भी मुझे लगेगा कि
इसका बेनिफिट होगा, लाभ होगा, वायु को प्रदूषित होने कैसे बचा जा सके, उसकी सबकी चर्चा करूंगा मैं। तो आज हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक व्हीकल, VHICL, व्हीकल। अगर ऐसे नहीं लिख सकते ना, ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक, सही है, इलेक्ट्रिक सही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सही है, चल जा जी, अस्मिता चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमारे दो प्रकार के हों, अब ध्यान से सुनना, दो प्रकार के इलेक्ट्रिकल व्हीकल। क्या यूँ बताओ, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ करेंगे, सिंपल तरीके से सोचो, किताबों से बाहर निकलो, जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ करेंगे, पीछे तो सिलेंसर पर धुआं निकलेगा। अरे सिमरन नंदन की स्कूटी देख लो, उसमें धुआं निकल रहा है क्या? बस झूम घूरते चली जाएगी वहाँ। ई रिक्शा देखिएगा तुम ना, धुआं निकल रहा है, तो इसका मतलब वायु प्रदूषण तो कम होगा। वायु प्रदूषण कम होगा, नहीं होगा? कितने बच्चों को मानना वायु प्रदूषण कम होगा? वायु प्रदूषण कम होगा, क्यों नहीं होगा? प्रत्यक्ष रूप से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से तो हो रहा है। आप बताओ, प्रदूषण कम नहीं हुआ? प्रदूषण एक तरह से वो कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर देगा प्रदूषण। बिजली की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, बिजली महंगी हो जाएगी, तो फिर जहाँ बिजली ज़्यादा बनानी पड़ेगी, और जब बिजली ज़्यादा पड़ेगी कोयला ज़्यादा यूज़ होगा, कार्बन तो फिर भी इतना हो जाता होगा। प्रदूषण को ऐसे कहते हैं, प्रदूषण का ट्रांसफर करना। प्रदूषण दूसरे देश में ट्रांसफर कर दिया, दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जहाँ बिजली बन रही होगी। आया समझ में क्या कह रहे? तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल था। तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल दो प्रकार के हों, एक तो हमारे हो हाइब्रिड, जानते हो हाइब्रिड क्या हो? ठीक। और एक हमारे शुद्ध इलेक्ट्रिकल व्हीकल, शुद्ध। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमारे दो प्रकार के मिलेंगे। नंबर एक तो हाइब्रिड, ये इंग्लिश का वर्ड में हिंदी में लिख रहा हूं, इसे हिंदी में संकर कहते हैं, हाइब्रिड। इसे बोलते हैं संकर, संकट नहीं, संकर, संकर इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल को हिंदी में कहते हैं विद्युत चलित वाहन। विद्युत चलित, चरित्र नहीं है, चलित हो, चलित, विद्युत से चलने वाले, विद्युत चलित वाहन। याद रहेगी बात या? तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है हमारे, यानी विद्युत चलित वाहन जो हमारे, ये दो प्रकार के हों। ठीक। ए संकट चुप हो जा, हाइब्रिड, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। और दूसरे हमारे क्या हो? शुद्ध, शुद्ध इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्योर इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो विद्युत चलेगा, शुद्ध इलेक्ट्रिक व्हीकल। चले, अब ये कौन कौन से हो? जो हमारे हाइब्रिड होंगे, इनके फीचर्स क्या होंगे? इनके फीचर्स यही होंगे पहले नंबर पर। एक तो उनके अंदर वे हाइड्रोकार्बन भी यूज कर सकते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या है? देखा है, कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें सीएनजी भी यूज हो रहा है, और सीएनजी जब खत्म होगी तो पेट्रोल यूज कर लो। आया समझ बा? उसे हाइब्रिड कहते हैं। उसे आया समझ बा? जैसे मैं अपनी गाड़ी को ना सीएनजी वाले करवाने वाला हो रहा, तो जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ सीएनजी यूज करूंगा, और जब मेरी सीएनजी खत्म हो जाएगी, सीएनजी सस्ती है ना, उसके बाद वो पेट्रोल पर काम करेगी मेरी गाड़ी। तो ऐसे वाहन है ना, इन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सरकार चाहती है ऐसे वाहनों को बढ़ावा दिया जाए, और सारे के सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो जाए तो फिर तो क्या बात है। लेकिन इलेक्ट्रिकल वाहन के कुछ दोष भी है। ये पहाड़ों में नहीं काम कर सकते इलेक्ट्रिकल व्हीकल, चढ़ने के लिए घूम 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 कर जाएंगे, वहीं कमी है, ऐसे वजह समस्या खड़ी हो जाएगी। तो हाइड्रोकार्बन है, जो हाइड्रोकार्बन चलते हैं, जिनके अंदर फूकता हाइड्रोकार्बन, जैसे हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आगा? पेट्रोल आगा, पेट्रोल आगा। कुछ तो वाहन ऐसे होंगे जो पेट्रोल भी यूज होगा, और साथ साथ में जो इलेक्ट्रिक भी यूज होगा, बिजली से भी चलेंगे। आए समझ में? बिजली भी यूज होगी, ये बिजली भी यूज होगी उसके अंदर, तो ये ना बिजली तो नहीं है ना। पेट्रोल से भी यूज होगा, पेट्रोल भी यूज होगा, पेट्रोल भी यूज होगा, उसके बाद डीजल भी यूज होगा, डीजल या अन्य कोई फ्यूल होगा, अन्य फ्यूल। फ्यूल का मतलब ईंधन। आया समझ में? बिजली से इलेक्ट्रिक व्हीकल कह दो, या ऐसे नहीं कह सकते, प्लस करके सीएनजी भी कह दो, आप सीएनजी यूज कर सकते हो उसमें। ऐसे वाहनों को हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल बोलते हैं। समझ नहीं बात है? यूपीएससी ने पूछने का हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल कैसे कहते हैं, ये तो एक साधारण सी बात है। किसी से पूछ ले, किसी ड्राइवर तो पूछ ले, किसी कंडक्टर तो पूछ ले, वो बता देगा। ऐसा समझो, बस तुम्हें समझना जरूरी। एक वो शुद्ध इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिसमें जरूरत नहीं है, जिसमें पेट्रोल डल नहीं सकता बिल्कुल भी। समझ में आई बात है? जिसमें जो सिर्फ चार्जिंग होने के बावजूद ही चलेगा। समझ में आई बात है? वो शुद्ध इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। तो सरकार चाहती है ना बढ़ावा दिया जाए। अब इनका बेनिफिट क्या होगा, ले तो आए। तो
इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अगर बढ़ावा दोगे तो प्रदूषण काफ़ी हद तक कम होगा। ये बात मैं तुम्हें प्रूफ दिखाऊंगा अभी। भारत सरकार का एक भारी उद्योग मंत्रालय, उसके पोर्टल पर जाऊंगा और वहां तुम्हें दिखाऊंगा भारत सरकार 2011 तक प्रयास कर रही है और 2023 आ चुका है। अब तक हमने कितने इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना दिए। कर्नाटक पहले नंबर, महाराष्ट्र पहले नंबर पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के मामले में, दूसरे नंबर पर कर्नाटक चला गया। आए समझ में, इतने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जितने लात मार मेरे माथे मारे थे गिलास को उठाकर, नींद चढ़ रही चलाते नहीं, कहने की यूपीएससी तैयारी कर रहे, तमीज नहीं है। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं? तो हाइड्रोकार्बन यूज होगा या बिजली सीएनजी यूज होंगे, तो हाइब्रिड हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे, शुद्ध इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे। समझ में आई बात है? जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी होगी, इलेक्ट्रिक बाइक होगी, इलेक्ट्रिक कारें होगी, ये दिल्ली के अंदर बहुत पॉपुलर हो रही। महाराष्ट्र में तो पहले नंबर पर पहुंच चुका है, महाराष्ट्र ने तो तह तोड़ दिया इलेक्ट्रिक कारों में भी। समझ में आया बात है? अब सवाल, क्या इनका कुछ बेनिफिट भी होगा? हो सकता है यूपीएससी यही सवाल पूछे, इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल होंगे यानी जो हमारे विद्युत चलित वाहन होंगे, अगर उन्हें बढ़ावा दिया गया तो उसके बेनिफिट क्या होंगे, लाभ क्या होंगे इसके? नंबर पहले नंबर समझ लो, विद्युत चलित वाहन या इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लाभ। अब इसके लाभ भी समझ लो, लाभ क्या बना होंगे, लाभ है क्या इसके लाभ। फिर समझेंगे इसके सामने चुनौतियां क्या क्या इसके सामने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सामने जो चुनौतियां ना, वो बहुत बड़ा खेल है। समझ में आया बात? है सवाल पहले देख लो, लाभ क्या क्या इसके बता सकते हो तुम मुझे? लाभ क्या होगा? एक तो वायु प्रदूषण कम होगा, शायद समझो कब प्रदूषण मुक्त है। एक तो पहली खास बात है इनका, प्रदूषण मुक्त है। वायु प्रदूषण कम, वायु प्रदूषण क्या होगा? काफी हद तक कम। आपके हद तक, काफी हद तक कम। जीडी जीडी मोड़ दी हमने, चुपचाप बैठे शांति। तो इससे ने बोल दिया चिड़। अच्छा कच्चे तेल का, कच्चे तेल का आयत नहीं करने की तो जीडीपी बढ़ेगी। अच्छा कोयला तो खरीद के चाची लेकर आ गई तेरी। प्रदूषण, चुप हो जाओ। जो प्रदूषण मुक्त होंगे तो ये बेनिफिट होगा पहला। दूसरा पता क्या होगा? दूसरी खास बात ये होगी, इन्हें ना ये त्वरित चार्ज हो सकते हैं। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जल्दी से चार्ज हो जाते हैं, जो नहीं आ रहे बजा, जो शुद्ध वाले बिल्कुल ये जल्दी डाउन हो जा। सही बात है, त्वरित चार्ज हो जाते हैं, त्वरित। तीसरे नंबर पर जाओ और बताओ क्या बेनिफिट होगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देगा तो? शाबाश, ध्वनि प्रदूषण में काफी हद तक कमी आ गई। ध्वनि, ये ब्राइट में लिख दियो, ठीक है? ध्वनि प्रदूषण में कमी, ध्वनि प्रदूषण में कमी। और बताओ क्या बेनिफिट हो सके इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया गया तो? ब्लैक कार्बन को कम करा जा सकता। ब्लैक कार्बन को कम करा जा सका। वायु प्रदूषण में चला गया वो सब, उसके ब्राइट में लिख दियो सब। सब कुछ इसमें ही हो गया, अब क्या पूछ रहे हैं? और बताओ, एक दूसरी खास बात पता क्या है? हमें एक पुरानी परंपरागत तकनीक को छोड़ के यार गोड्डा तक छोड़ दिया हमने, ऐसा हमने छोड़ दिया बस ये पेट्रोल डीजल। तो एक नई चीज भी तो सामने आ रही है ना, जो आवाज ही नहीं करती बिल्कुल। इसका ये नवाचार उत्पन्न हो रहा है समाज के अंदर। तो नवाचार उत्पन्न हो रहा है, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा समझ में, नवाचार को बढ़ावा। जो नई पीढ़ी आने वाली होगी ना, बच्चे पैदा होंगे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, पापा ये कैसी है, जो पुरानी बाइक को देखेंगे ये क्या भला है बेटे, तेरा बाप इसे चलाता था, इसमें डीजल गिरता था। समझ में आया बात? नवाचार को बढ़ावा, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। और बताओ क्या बेनिफिट होगा उसका? बता सकते हो और क्या बेनिफिट होगा? इनकी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ना, इनमें लोचशीलता, और लोचशीलता का मतलब पता क्या है? इन्हें तुम ऑफिस में चले गए वहां चार्ज कर सकते हो। दूसरा क्या है, अगर तुम रास्ते में रुक गए वहां चार्ज कर सकते हो। स्टेशन लगा जाएंगे 3-3 किलोमीटर की दूरी पर भी, शहरों के अंदर भी। तो दूसरी खास बात ये, एक तो इनके अंदर लोचशीलता पा जाती है। अपने घर में भी चार्ज कर सकते हो, 3-3 जगह चार्ज की ऑप्शन सुविधा। आया समझ में? अब ऐसा तो जो पेट्रोल तो सिर्फ पेट्रोल पंप डलवाओगे, तो इसका मतलब इनके अंदर लोचशीलता, इसे बोलते हैं लोचशीलता। हाँ बिल्कुल साहब, बस ऐसा समझ, इनके लिए लोचशीलता होगी इनके अंदर। याद रखिए। और बता दो,
और क्या बेनिफिट होगा? हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया तो और क्या बेनिफिट होगा? सोचो, दिमाग को जो डालो दिमाग पर, और बताओ। चुनौतियां बहुत सारी रहने वाली हो रहा हो ना। अगर हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो आज चारों तरफ फैल रहे हैं, फूल कुमार के पास रिक्शा नहीं है क्या? तो फूल कुमार के पास रिक्शा, ठीक है, या रेडर लेने वाली हो रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक है, और मीनू को बैठा लेगी इसमें और गाना सुन रही, औलाद वालो फूलो फलो। अच्छा लो, सफर शुरू हो गया, ठीक है। अभी ये तो चला गई रेडा, ये इसमें बैठेगी, कद लट्टा लेगा इस साइड से। इतनी बात बकवास मत करो। ये बताओ इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया गया तो बेनिफिट क्या होगा? इलेक्ट्रिकल व्हीकल महंगे बहुत, कहाँ जीडीपी को बढ़ावा दे रहे हैं? बताओ बताओ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया तो बेनिफिट क्या होगा? बताओ। अगर लाइट ही भाग गई फिर कैसे कर सका हम इससे? शायद यहाँ कहीं नुकसान चुनौती में आ जा। लाभ पूछ रहा है, बेनिफिट पूछा बच्चा, बेनिफिट। एक्स पूछ रहे ए ना एबीसीडी में चली गई जाबी मैं पता जब मैं एक्स की बात कर रहा हूँ तो एक्स की बात करो, वाई की बात ना करो। ए पे चली गई थी। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक, दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत है चुनौतियों में। अब आ जाओ चुनौतियों में। अब देखो तुम इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अगर हमने बढ़ावा दिया तो चुनौतियाँ क्या कहने वाली? भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आने वाली? और चुनौतियाँ तो पक्का सवाल पूछेगा, ध्यान से देख रहे हैं ना। और यहाँ तो मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा, तो एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा बहुत गहरे से जाकर। अब बस इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सामने क्या क्या चुनौतियाँ, अगर भारत के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया गया तो कौन कौन सी चुनौतियाँ उत्पन्न होने वाली? समझ में आई बात? या तुम सीधा हेडिंग बना रहे हो चुनौतियाँ, तो चुनौतियाँ तुम समझ जाओगे। भारत के अंदर यदि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया जाता तो भारत के समक्ष ये चुनौतियाँ उभर कर सामने आ सकती हैं। कौन कौन सी चुनौतियाँ देख लो। चुनौतियाँ क्या है, कौन कौन से चैलेंज है? पहला नंबर पर चुनौती, पहला नंबर चुनौती बताओ, पहला नंबर पहली चुनौती बताओ। ज्यादा होशियार है ना, चुप, राम 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 राम। सुन लो, चुनौती बताओ इसके सामने। चुनौती देखो, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ना, इनके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां उभर कर आने वाली सामने? पहले नंबर पर घरेलू स्तर पर ना इनके अंदर चाहिए बैटरी। बैटरी लगती होगी और वो बैटरी जब चार्ज होगी तभी आगे बढ़ेंगे। वो बैटरी ना भारत के अंदर, वो बैटरी भारत के अंदर बनती ही नहीं। घरेलू स्तर पर ना भारत के अंदर जो बैटरी बनती है, अगर हमने बैटरी बना भी ली, वैसे हमने एक रिफाइनरी बनाई भारत के अंदर, गुजरात के अंदर, अगर हमने बैटरी बना भी ली तो बैटरी के अंदर जो तत्व डाले जाते हैं जिसका नाम लिथियम, वो हमारे पास उसका भंडार ही नहीं है हमारे पास। तो भविष्य में चुनौतियां संबंधित, चुनौतियां आने वाली बैटरी को लेकर, ऐसा समझ में। तो घरेलू स्तर पर बैटरी का ना हम बैटरी का आयात करना पड़ेगा, और आयात करना पड़ेगा तो बाहर से लेकर आएंगे, बाहर से लेकर आएंगे नहीं तो चाइना से लेकर आएंगे, दूसरे देशों से लेकर आएंगे, ये समस्या खड़ी हो जाएगी। समझ में आई बात? या घरेलू स्तर पर घरेलू स्तर पर घरेलू स्तर पर बैटरी की अनुपलब्धता, यानी भी कह सकते हैं घरेलू स्तर पर बैटरी का उपलब्ध ना होना। इसी बात को मैं लिख सकते हैं, घरेलू स्तर पर बैटरी का उपलब्ध ना होना। समझ आई बात? या जब उपलब्ध नहीं हो, बड़ी मात्रा में हम आयात करते हैं। और जो लिथियम आयन बैटरी ना, जो बैटरी यूज करते हैं इसमें, वो लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। और इसके बारे में समझाऊंगा तुम्हें, लिथियम आयन बैटरी कैसी हो, आयन बैटरी जो इसके अंदर यूज हो रही है। अब बताओ, भारत ना लिथियम का बहुत बड़ा उत्पादक देश नहीं है, और यह भारत के पास सामने बहुत बड़ी समस्या। और इन फ्यूचर में जितने भी आज हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दे रहे हैं, भविष्य में चुनौतियां उभरने वाली, याद रखना बात। या भविष्य में चुनौतियां उभरने वाली, हमारे पास ना लिथियम नहीं आए, यहाँ देख रहे पढ़ ले, इसे बात देखिए ले क्या है इसमें, इसमें बोर्ड में कुछ है कैसे में, ठीक है इधर देख लो। घरेलू स्तर पर बैटरी की अनुपलब्धता या घरेलू स्तर पर बैटरी उपलब्ध ना होना तो लिथियम आयन बैटरी ना वहाँ भारत के पास है ही नहीं। अब जो बैटरी बनाओगे, या तुमने बैटरी बनानी है, इसके अंदर तेजाब डाल दिया तुमने, और कौन कौन से तत्व डाले जाएंगे बैटरी को बनाने के लिए, लिथियम की जरूरत होगी। वो लिथियम तो भारत के पास है ही नहीं,
लिथियम तो अर्जेंटीना में पाई जा, बोलीविया में पाई जा, उसमें चिली में पाई जा, वो तो है ही नहीं भारत के बाद, ऑस्ट्रेलिया में पाई जा, चाइना में पाई जा। तो क्या करोगे तुम? ये अब समस्या खड़ी होगी। अब समस्या खड़ी होगी तो समाधान भी तो ढूंढना पड़ेगा। आगे समाधान भी आने वाले हो रहे, क्वेश्चन पूरा तैयार हो रहा है, घबराओ ना। समझ नहीं बात यार? तो सुन लो, घरेलू स्तर पर बैंट, बात समझ में आ रही है? क्या बताया मैंने तुम? इलेक्ट्रिकल व्हीकल को भारत के अंदर बढ़ावा दिया गया तो चुनौतियां क्या क्या सामने आएंगी? सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ पर जो बैटरी है, लिखा ही क्या वो बता मुझे। ये तो लिखो घरेलू स्तर पर बैटरी की अनुपलब्धता। ये बैटरी उपलब्ध नहीं होना, ऐसा वजह बड़ी मात्रा में हम बैटरी का आयात करते हैं। हमारी ऐसी इसी बात को पलट कर हम ऐसे लिख सकते हैं, बैटरी के लिए दूसरों पर निर्भरता, ऐसा दूसरे देशों पर, अन्य देशों पर निर्भरता। पॉइंट वही है बिल्कुल, ऐसा समझ। ये ऐसे भी कह सकते हैं लिथियम आयन बैटरी की अनुपलब्धता, इसी बात को ऐसे दोहरा सकते हैं। एक चीज को तरीके से बनाना सीखो बैठ कर। जब यहाँ बैठे तो पूरा का पूरा दिमाग दौड़ा करो। समझ में आया बात? या और बताओ क्या कमी हो सके भारत के अंदर अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया गया तो? बताओ क्या? अधिक लागत आने वाली समस्या बता क्या है समस्या? यार भारत के अंदर ना, चलो कोई बात नहीं, बिजली चलो यूज ही नहीं होगा, कोई बात नहीं, मान लिया तुमने कि प्रदूषण नहीं हो रहा। तो प्रदूषण नहीं हो रहा ना, तो बैटरी बिजली तो लग रही, बिजली एनर्जी, बिजली कहाँ से बन रही? थर्मल पावर प्लांट में लग रही। पता बिजली कैसे बनती है? मोटे मोटे तरीके से बना दो कैसे बनती है। एक बहुत बड़ा प्लांट हो 3-4 किलोमीटर का, ट्रेन कोयला लाई गई, उतारा वहीं से, उसको कोयला नीचे भर कर वहाँ तक पहुँचाया गया टरबाइन तक, टरबाइन में पानी भरा जाए, नहर तक पानी रोक लो वहीं का वहीं, पानी पाइप के द्वारा ले जाओ, लेगा पानी को उसके अंदर प्लांट के अंदर। तो वहाँ क्या होगा, पानी जो लेकर गए इकट्ठा कर उस पानी को ना वाष्प बनाई जा, भाप बनाई जा, और जो भाप बनाई जा ना वो कोयला नीचे भट्टी में डाला जा, वो कोयला क्या करो उस पाइप को गर्म करेगा काफ़ी हद तक। जब गर्म कर देगा तो भाप बन जाएगी, और जब भाप बन जाएगी ना वो टरबाइन के पास ले जाएगा, उस भाप को भरकर पाइप में, वह भाप ने उस इंजन को घुमागी, और घुमागी ना, घुमाने पर जिस तरह तुम्हारे यहाँ शादी ब्याह में जनरेटर लगा रहा है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट बिजली बनाने का। समझ में आई बात है? बस उससे तुम घुमा दो और घुमा दो, पहिया सा चक्रा था नहीं घुमाता रहता, सो घुमाता रहेगा, बस घुमाता रहेगा, बिजली बनती रहेगी। ऐसे बनाई जाए, यूट्यूब पर वीडियो देख लो कोई एक, जरूर देख लियो बिजली कैसे बनाई जा, उससे तुम्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उससे ये भी क्लियर होगा तुमसे, एक खान सर है उसका देख लियो वीडियो, उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ा रखा है। समझ आई बात है? 1-2 भी टीचर हो रहा उसका बहुत बढ़िया, ठीक है, उन्होंने सारा समझा रखा है। 17-18 मिनट के आसपास वीडियो होगा, तो देख लेना जाएगा कि बिजली कैसे बनाई जा। समझ आएगी बात? क्या? हाँ, आप तो पागल ही बना सको दूसरों का, बिजली कहाँ बनाओगे आप? समझ में आया बात है? तो घरेलू स्तर पर बैटरी की अनुपलब्धता, तो जो बिजली बनाई जा ना बड़ी मात्रा में, उसका जो कोयला हो वो भी अलग अलग जगह निकाला जा, चिमनों को धुआं कैसे निकलेगा सब बताया जाएगा। एक आधी वीडियो देख लेना जरूर, मैं तो 10वीं क्लास में पढ़ा हूँ, सर कैसे कैसे वहाँ सब बताया जा। ठीक है, मैं जब टाइम कम रह जाए तो मैं इस टॉपिक को छुड़वाएगा, आगे बढ़ जाऊँ। तो समझ में आई बात? यार तो नहीं पढ़ाया? तुम पढ़ाया बिजली कैसे बनाई जा, पेट्रोल को पढ़ाया होगा यार, ऐसी बात नहीं, जनरेटर वाला पढ़ाया था। सुन लो, देख लो, बच्चे के साथ बहुत अन्याय करा मैंने, इधर देख लो। घरेलू स्तर पर बैटरी की अनुपलब्धता, तो घरेलू स्तर बैटरी का उपलब्ध ना होना। समस्या पता क्या है? समस्या यार जहां कोयला बना चला जाना तो वहां और ज्यादा कोयले की जरूरत पड़ेगी, और कोयला ज्यादा जलेगा, और NO2 बाहर निकलेगा ज्यादा मात्रा में। तो प्रदूषण यहाँ नहीं हो रहा भाई, यहाँ तो तुमने कर दिया, इस शहर को तो तुमने साफ कर दिया। दूसरे शहर में थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ ना, तलछर में, उड़ीसा में, ऐसा समझ में, विशाखापट्टनम में, तमिलनाडु में, ऐसा समझ में, और यहाँ राजस्थान में, यूपी में, जब यहाँ इतने प्लांट लगे हुए, यहाँ कोयला तुम ठा कर फूक रहे हो, ज्यादा कोयला नहीं फूकना पड़ेगा, और 24 घंटे बिजली चाहिए तुम्हें। तो इसका मतलब प्रदूषण बेटा यहाँ नहीं हो रहा, प्रदूषण हो रहा है वहाँ। इसे क्या प्रदूषण की ट्रांसफर कर दिया, लोगों को रख रहा, वाह मजा आ गया। तो तुम्हारा तुम्हारा शहर तो साफ होगा, उसका शहर बर्बाद होगा जहाँ बिजली चल रही है। अब तो वहाँ और निकलेगा धुआं। तुम कैसे कह सकते हो तो कार्बन का उत्सर्जन कम कर दिया? नहीं हुआ, इससे कार्बन का उत्सर्जन नहीं कम हुआ। हम ऐसे कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि भारत के अंदर आज भी जो बिजली बनाई जा रही है वो ना, उसके अंदर 66%, लगभग 60% से अधिक जो बिजली बनाई जा, उसके अंदर कोयले का उपयोग हो। ऐसा समझ में आ बात है? किसका उपयोग हो? कोयले का उपयोग हो। तो ऐसे कह सकते हैं 2/3 बिजली बनाने के लिए लगभग, यानी 66% के आसपास बिजली जो बनाई जाती है के लिए कोयले का उपयोग होता है। 66% बिजली बनाने के लिए कोयले का उपयोग होता है। भारत में लिख दो, भारत में 66% बिजली बनाने के लिए कोयले का उपयोग
ऐसा मत लिखो, ऐसे लिखो तो कल साल सांझ हो जाएगी, वहाँ टाइम ही नहीं मिलने का इतना लिखने का। 66% बिजली बनाने के कोयले का उपयोग। अब राइट में चाहे तो लिख सकते हो, ऐसे समझो, प्रदूषण का ट्रांसफर। क्या? प्रदूषण का ट्रांसफर। ठीक, प्रदूषण का ट्रांसफर होगा। और बताओ क्या चुनौती आने वाली, और बताओ भारत के सामने क्या चुनौती आने वाली, बता दिक्कत क्या है। दिक्कत यार हमने इलेक्ट्रिकल वही तो गलत ले तो आए भारत के अंदर ना, जो बबुल मिस्त्री हो उस पर इलेक्ट्रिकल बाइक सुधारनी नहीं आती, वो कुशल श्रमिक नहीं है। ऐसे समझ में, तुम इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा तो दे रहे, इस तरह की नई टेक्निक ले जा रहे, ऐसे तुमने मजदूर भी तैयार कर रखे नहीं। ऐसे समझ में, वो जो हो ना उसका हरिचंद का भाई, क्या क्या नाम है उसका, देवीचंद का जो ना, जो कालू, ऐसे समझ में, वो कंसकस का नाम, अरे जो भी होगा वो यार, वो बबली की दुकान में बाइक तो सुधार नहीं सीख रहा हो, बाइक तो सुधार नहीं सीख रहा है, वो परंपरागत बाइक सुधार नहीं सीख रहा है। अब आने वाले टाइम पर टेक्नोलॉजी बदलेगी, अब किसी की इलेक्ट्रिक बाइक खराब होगी तो इलेक्ट्रिक मिस्त्री थोड़ा ही है वो, समझ सकेगा। भारत के अंदर ऐसे कुशल श्रमिक नहीं है जो उस टेक्नोलॉजी को समझ सके, यह समस्या खड़ी होने वाली है। तो भारत के अंदर बड़े स्केल पर ना कुशल श्रमिकों की कमी होने वाली। बाइक खराब होगी तो उसके अलावा कोई मैकेनिक नहीं मिलने का ठीक करने वाला, यह समस्या खड़ी होगी भारत के अंदर। चुप हो जाओ, क्या होगा? नहीं नहीं, तब तक सीख जाएंगे, काजल को सिखा देंगे हम, काम घबराने की जरूरत नहीं। मुझे रमता जोगी नहीं बनना। देखी नहीं मूवी, देखी तुमने रमता जोगी? बाइक का मैकेनिक हो, आया समझ में, एक लड़की रोज रोज डेली उसको साइकिल सही करवाना हो। भारत में कुशल श्रमिकों, बात करो चुप हो जाओ। तो भारत के अंदर कुशल श्रमिकों की कमी, राजू नहीं आया यार, वो राजू पर पुरानी बाइक सुधार नहीं आया, राजू पर बबलू पुरानी बाइक सुधार नहीं आया। हाँ तो इसे पता का बबलू पर क्या हुआ? भारत में कुशल श्रमिकों की कमी, कुशल श्रमिक नहीं है भारत के अंदर, समझ में आया बात है? कोई दिक्कत? एक काम तो मुझे मारा था सीधा। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये हो कि भारत के अंदर ना जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दे रहे, तो हमारी टक्कर पता किसके साथ है? हमारी चुनौती देंगे चाइना को। चाइना हमें चुनौती देगा, क्यों? हमने समझौते कर रखे, फिर अपनी इलेक्ट्रिकल बाइक ला के हम बेचेंगे इलेक्ट्रिक वाहन, तो चुनौतियाँ बढ़ेगी। इस तो आज चाइना के साथ हमारा ना कंपटीशन बढ़ जाएगा। और चाइना तो हम तो एक तो सुधर पड़ जाती है सुधर जानते हो बिल्कुल, तकनीक के मामले में बिल्कुल सुधर, और तकनीक के मामले में बिल्कुल पता कौन हो, स्वर्ण जाति के हैं, इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो कहाँ हाथी कर कीड़ी का मुकाबला, समझे करो बात बिल्कुल। अच्छा, खरगोश और कछुए की कहानी में कौन जीतता था? कछुआ जीतता था। तुम जानते हो कछुआ क्यों जीतता था? है कछुआ क्यों जीतता था? अच्छा, जो तेरे काम में नहीं है, ठीक। और बता, कछुआ क्यों जीतता था? और दूसरी बात यह थी कि वो सोचता था, उसमें घमंड आ गया था, उसमें खरगोश में। यही बात है ना, एकदम कोरी बकवास है। उस दिन खरगोश जीतता था, समझ में आई बात है? जिनने भी सुने झूठी कहानी सुनाई है। मतलब ऐसे पीस की कमी नहीं है दुनिया में। क्या कह रही है? हार कर जीतने वाले को बाजी कर कहते हैं। रास्ता दे जा रहा, यूपीएससी तैयारी कर, तू जा निकल। अंधेरा हो रहा है, निकल जाएंगे मैं। आपने तो काम वीडियो में मजा आई, फालतू की बकवास न कर बैठ कर। चुप हो जाओ। उस दिन खरगोश जीतता था, कछुआ नहीं जीतता था। लोग झूठ बोलते हैं। अपने हिसाब से डिफाइन करने के लिए ये बताया गया ताकि लोगों को चलाया जा सके। कछुआ और खरगोश में कुछ अंतर है?
झूठ है, कोरी बकवास एकदम यहाँ ऐसा समझ, ताकि तुम्हें चला जा सके। उस दिन खरगोश ही जीतता था। कहानी में लेखक ने ना उल्टा करके लिखी है बात, या खरगोश कछुआ जीत जाएगा, कभी कछुआ जीत जाएगा। और आपको किस सो कभी चलेगा जब बिन जीतने का हो। अगर सो गया ना जब बिन जीतने का हो, चाहे शेष 4 साल तक सोता रहा, तब भी रेस नहीं जीतने का हो। लेखक ने उल्टा करके लिखा ताकि तुम्हारे अंदर निरंतरता बनी रहे। जो कहानी को पढ़ेंगे, आज जो पाठक होगा उसके अंदर न निरंतरता बनी रहे। उन्होंने उल्टा करके लिखा है बात तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन हकीकत बताऊं उस दिन खरगोश ही जीतता था, आया समझ। और आज का जमाना वो हो खरगोश और कछुए वाला। आज कछुआ नहीं जीतने का, आज वही जीतेगा जो खरगोश होगा। समझना ही बात है क्या? किसी को प्रतिस्पर्धा ही नहीं करनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा करो ही ना। भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चीन से चुनौती, चीन से चले। और बताओ क्या दिक्कत है और समस्या क्या आने वाली भारत के सामने? दूसरी खास बात पता क्या है? अगर मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले ही भी लूँ और 100-150 किलोमीटर चला जाऊँ, रास्ते में देखिए आधा कौन सा स्टेशन मिलने वाला जहाँ चार्जिंग कर लूँगा। है भारत के अंदर चार्जिंग अवसंरचना की कमी। समझ रही बात है? बड़े स्तर पर भारत के अंदर चार्जिंग अवसंरचना की कमी, अभाव भारत के अंदर। दे लो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा, हाथ तो खींचोगे नहीं जाएगा आगे। समझ नहीं, बैटरी डाउन हो गए तो। भारत के अंदर, भारत में चार्जिंग अवसंरचना की कमी। और बताओ और क्या समस्या भारत के अंदर, बता दो। ये सारी पॉइंट पढ़ने दूँ मैं क्या? ठीक, ज़्यादा दूर जाकर, लेकिन आजकल बहुत आ रहे हैं 200-200 किलोमीटर तक चल जा, 150-150 किलोमीटर तक चल जा। अरे मैं उनकी वो वैधता बढ़ा दी, वैलिडिटी बढ़ा दी। अब समस्या पता क्या है? अगर हम शहरों में चार्जिंग लगा भी दिया तो शहरों में ना एक तो भूमि नहीं है, चार्जिंग ऊपर लगाना पड़ेगा। तो पहले पेट्रोल पंप तो पहले से लगे हुए, तो वहां तो पहले से ही भीड़ पेट्रोल पंप, तो चार्जिंग कहाँ लगाओ? तो शहरों में तो भूमि का भाव हो, शहरों में भूमि का भाव हो, चार्जिंग लगाऊं कहाँ लगाऊं? समझ आई बात? या तो शहरों में भूमि का भाव, तो वहां लगाओगे। तो अपने यहाँ का पेट्रोल पंप देखकर तुम ना करो, वहां जा शहरों में इतने पेट्रोल पंप है, वहाँ एक गाड़ी निकलेगी वहां भीड़ रहा वैसे ही पहले से ही। तो एक तू चार्जिंग वहाँ इलेक्ट्रिक का भी लगा देगी तो समस्या नहीं खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो एक के हिसाब से सोचो, तो छोटे माइंड सेट तो सोच रही, ब्रॉड माइंड सेट तो सोच। समझ नहीं बात? यहाँ दिल्ली जैसे शहर में सोच जाकर किसी स्टेशन के बाहर को कदम रखिए, हो जाएगी वहाँ, कोई पहचानने का भी नहीं तुझे। तेरे जैसे आधार कार्ड के मुँह वाली वहाँ 70 फिरेगी, 70 फिरेगी वहाँ, तू हो जाएगी वहाँ से। समझ में आ बात है? शहरों में भूमि का अभाव, भूमि का अभाव। और बताओ क्या कमी हो सका? ये पॉइंट दिमाग में पड़ने चाहिए 24 घंटे जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल लिख रहे हो। जरा एक बात बताओ यार मुझे, तुम्हारे घर में कोई इलेक्ट्रिकल चीज थी, तुमने यूज करी, वो खराब होगी और तुमने तो बाहर फेंक दी, तो वेस्ट नहीं है वो। और इतना इलेक्ट्रिकल वेस्ट, जो बैटरी खराब होगी इसे कहाँ लेके जाओगे? भारत में ना एक रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री भर चुके होंगे 2097 तक ही है, समुद्री भर चुके होंगे। इतना इलेक्ट्रिकल उपकरण पैदा होगा, इतना ई वेस्ट पैदा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा होगा। वो कहाँ जाएगा? वो भी तो बहुत बड़ी चुनौती। इलेक्ट्रिक कचरा नहीं जाएगा, ये कहाँ डालूं मैं इलेक्ट्रिक कचरे को? जब इलेक्ट्रिकल को बढ़ावा दे रहे तुम, इलेक्ट्रिक कचरा भी तो पैदा होगा। ऐसा समझ लो, तो इसे हम ई वेस्ट कहते हैं, ई वेस्ट। तो सरकार को उसके लिए भी कुछ प्रयास करने चाहिए। ई वेस्ट पैदा होगा, ई अपशिष्ट पैदा होगा, ई अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जिसे बोलते हैं, ई अपशिष्ट, अपशिष्ट या कचरा का प्रबंधन। इसका प्रबंधन कैसे करो? या इसके लोग प्लांट बनाओ, इसे तेजाब को कहाँ लेके जाओ हम, या खराब बैटरी से कहाँ लेके जाओ? इसका कुछ नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। अपशिष्ट का प्रबंधन, मैनेजमेंट करो उसका। क्या होगा? और बताओ क्या कमी हो सका? बताओ
पता क्या समस्या आ गई ना, देखा तमिलनाडु का एरिया ऐसे बच्चों बड़ी मात्रा में, ये देखा महाराष्ट्र वाला एरिया पूरा पूरा, यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है ना, और यहाँ तमिल महाराष्ट्र के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, कार उद्योग, परंपरागत कार उद्योग। जब मैं एक बात बताऊँ, 56 साल तक 50 साल तक भी कार यूज कर रहे हैं, और अब उस सब छोड़कर सीधा इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे चला गया, तो इलेक्ट्रिक बाइकें बिकेगी। जब इलेक्ट्रिकल बाइकें बिकेगी तो जो कार उद्योग, जो जापान तक यहाँ कंपनियां बना रहे, मारुति सुजुकी जापान की कंपनी, आज समझ होंडा वाले ये बाहर के आकर कंपनियां बना रहे, तो उनके तो जो परंपरागत कार उद्योग था उस पर तो प्रतिस्पर्धा में जाएगा, कंपटीशन में जाएगा, उस पर खतरा मंडरा जाएगा। आज समझ, तो जो परंपरागत कार उद्योग है ना वो खतरे में पहुंच जाएगा, उसके अंदर आ जाएगी प्रतिस्पर्धा। ये तो एक चुनौती एक प्रकार की, परंपरागत कार उद्योग को खतरा। तो चुनौती एक और, परंपरागत जो कार उद्योग था, परंपरागत परम सही है, परम कार उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा, के साथ प्रतिस्पर्धा, याद रखिए बात है। तो जो परंपरागत कार उद्योग होगा वो भी तो खतरे में पहुंच जाएगा। ये बात सही गलत है। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दोगे तो ये समस्याएं तुम्हारे सामने उपलब्ध होगी। अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया गया, चुनौतियां देख लो कितनी, लाभ ये चुनौतियां, समझ में आया बात है। आंख खोलो देख लो, अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे ना तो पाओगे चुनौतियां ज्यादा खड़ी होगी। ऐसा समझ लो, चुनौतियां ज्यादा खड़ी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देना, समझ में बात है। क्योंकि किसी चीज का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके निकाल लो, जब भी उसमें लागू करते हैं। किसी चीज को, हर चीज के दो साइड फायदे हो, हर चीज के नुकसान हो। अगर जिस चीज का ज्यादा फायदा ना तो उसको कर लेने में भलाई हो, सरकार भी ऐसे ही करती है। ऐसा समझ, इसका फायदा ज्यादा होगा क्योंकि प्रदूषण में काफी हद तक कमी आती है, ये तो बात सत्य है। ऐसा समझ, लेकिन चुनौतियां भी तो हमारे सामने मौजूद है, दिया गया ना, बड़ी बड़ी समस्या होगी, तो इनका कुछ समाधान भी तो होगा। फिर चुनौतियों का इन चुनौतियों का समाधान भी तो होगा, समाधान भी तो होगा। फिर सरकार क्या क्या प्रयास करे, इन चुनौतियों को समाप्त करने के लिए सरकार प्रयास भी करेगी। अब दिखाता हूं तुम्हें सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए और इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स करे गए, कौन कौन से प्रयास करे गए, और वे भी हम क्रम वाइज पढ़ने। और जिंदगी में कभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में लिखने को कुछ भी आया, समझ ये बात है, ये सारी चीजें तुम मेंशन करोगे, तुम दूसरे के मुंह की तरफ ताकने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बात? या ये सारा पॉइंट जहां जितना मैं समझाता हूं सब नोट कर लो। देखो क्या क्या पढ़ लिया। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, चुपचाप बैठ जाओ। इलेक्ट्रिकल व्हीकल दो प्रकार के हो, एक तो हाइब्रिड हो, एक शुद्ध वाले हो गए। उसके बाद मैंने तुम्हें समझाया कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया गया तो उसके बेनिफिट क्या क्या होंगे, लाभ क्या क्या होंगे उसके बाद समझाया इसके सामने चुनौतियां क्या क्या आने वाली। अब देखेंगे सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास करे गए इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। फिर एक लास्ट में क्वेश्चन दूंगा मेंस का, जो लिखना होगा तुम्हें। अब बताऊंगा अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उस क्वेश्चन का उत्तर किस तरह लिखता, समझे? तो बेनिफिट पता लग चुका, इसके चुनौतियां पता लग चुकी। अब इसके समाधान, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ना, इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास करे गए अब तक। तो हेडिंग है भैया सरकार द्वारा किए गए प्रयास, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। सरकार द्वारा किए गए तो सरकार ने बता क्या करा, सरकार ने एक नीति जारी करी। पहला प्रयास समझ लो सरकार ने करा क्या। पहले नंबर पर एक फेम नीति जारी करी, FAME, फेम। इसे समझना तुम, इस सवाल निकाल सकें अंदर। अभी पोर्टल खोल के दिखाऊंगा, घर जाकर फोन पर भी देखना खोल कर, तमीज से होश में होगा। फेम नीति जारी करी, फेम नीति, फेम नीति, नीति का मतलब पॉलिसी बनाई सरकार ने एक। और फेम नीति पता किसने जारी करी? भारी उद्योग मंत्रालय ने, भारी उद्योग मंत्रालय। दूसरे नंबर पर चलो, फेम नीति जारी कर दी किसने? भारी उद्योग मंत्रालय ने। अभी फेम नीति पढ़ने में क्या है, फेम नीति समझ की बात क्या? इसे बोलते हैं फास्टर एडोप्टर मोबिलिटी इलेक्ट्रिकल व्हीकल। देख लो बहुत बड़ा सा नाम है इसका, सारा लिखवाया जाएगा, अभी घबराओ नहीं बिल्कुल भी। तो सरकार ने पता क्या करा, सरकार ने करा क्या, इस नीति के तहत 2011 में नीति जारी करी थी, ये नीति 2011 में जारी करी थी। अब इसके ना चरण चलाए सरकार ने। फेम नीति फर्स्ट जो 2011 से लेकर 2014 तक चला, फिर दूसरा फेज 2 आया इसका,
फेम नीति 2 सरकार पैसे खर्च करती है इसमें। आया समझ, ए बैठ जा। उसके बाद सरकार ने कुछ मिशन रखे, 3-3 सालों के मिशन चलाए इसमें। 2011 में हमने एक मिशन भी चलाया, मिशन भी चलाया हमने। उसका नाम था NME, NMEM, ये मिशन चलाया एक सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। समझ में बात है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए NME मिशन, इसके मिशन के बारे में चर्चा करनी है मुझे। ठीक है, मिशन चलाया नेशनल मोबिलिटी इलेक्ट्रिकल मिशन, नेशनल मोबिलिटी इलेक्ट्रिकल मिशन। ये मिशन चलाया गया, ये भी सरकार के द्वारा प्रयास करा गया इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। तीसरे नंबर पर, और देखो सरकार ने क्या क्या चलाया गया, सरकार के द्वारा क्या क्या करा गया। और तीसरे नंबर पर करा गया चार्जिंग स्टेशन के लिए ना, सरकार ने अभी 2020 में गाइडलाइंस जारी कर दी चार्जिंग के लिए। 2020 में 21 के आसपास ही चार्जिंग के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी कि चार्जिंग कैसे बनाओगे, कैसे कैसे चार्जिंग बनाए जाएंगे चार्जिंग के लिए। चार्जिंग की समस्या थी ना चार्जिंग अवसंरचना की कमी, तो चार्जिंग स्टेशन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। वो भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, उस तो गाइडलाइंस से भी सवाल पूछ लेगा। समझ में आया बात या? तो चार्जिंग के लिए दिशा निर्देश किन दिए? ऊर्जा मंत्रालय का मंत्री बताइए करे कौन? सर्च कर लेना घर जाकर। समझ में आया बात या? अभी सब पढ़ेंगे, घबराओ मत बिल्कुल। फेम नीति क्या है, अभी पोर्टल खोल कर दिखाऊंगा इसका, फेम का नाम भी पूरा लिखाऊंगा तमीज से भी। तो ये 2 काम कर लिए, और चौथे नंबर 3 काम कर दिए। चौथे नंबर पर क्या करा सरकार ने? लिथियम आयन बैटरी के लिए, लिथियम आयन बैटरी देखे कमी नहीं है लिथियम आयन बैटरी की। पता क्या करा? 2019 में ना खनिज इंडिया विदेश लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाकर रख दी। वह कंपनी क्या करेगी? दूसरे देशों में जाएगी और जहां जहां भी लिथियम है ना, वहाँ उनके साथ जाकर समझौता करेगी, एग्रीमेंट करेगी। इसके काबिल के बारे में पढ़ेंगे मतलब। तो लिथियम की समस्या को दूर करने के लिए ना काबिल नाम की कंपनी बनाई। लिथियम आयन जो बैटरी है, आयन बैटरी की समस्या को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए पता क्या बनाया हमने? 2019 में एक कंपनी बनाई। 2019 में यह कंपनी काबिल, इसका नाम KABIL, पोर्टल बनाया, इसकी वेबसाइट बनाई नहीं से तो कोई भी। काबिल नाम की कंपनी, इसका नाम है खनिज इंडिया विदेश लिमिटेड। इसका बारे में पूरा नाम पढ़ेंगे, घबरा मत बिल्कुल भी। तो हमने कंपनी बनाई काबिल नाम की। काम क्या करेगी? दूसरे देश में जाएगी, कहीं खुदाई चल रही होगी, वहाँ तो लिथियम निकल रहा होगा, उनके देश के साथ एग्रीमेंट करेगी, एग्रीमेंट करके उन तो लिथियम की समझौते करेगी, भाई हमें लिथियम देते रहना तुम सभी देशों के साथ। तो बढ़िया है कंपनी, ठीक ठाक कंपनी है। बताऊंगा किन ने बनाई है, इस पेपर में सवाल पूछा जा सकता है उसका। तो ये हम काम कर रहे, प्रयास कर रहे, एफर्ट करे सरकार ने। और क्या करा सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास करे गए? सरकार के द्वारा प्रयास करे गए कि जो सरकार ने कहा 2024 तक जो भी थ्री व्हीलर बेचोगे तुम, तीन पहिया वाले वाहन बेचोगे, तीन पहिया वाहन जो काजल को दिया जाएगा, 3 पहिया वाहन, वो 2024 तक ना बेचोगे ना, हर 3 पहिया वाहन इलेक्ट्रिकल व्हीकल होना जरूरी है। सरकार का आदेश है वो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल होना अनिवार्य है। इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य है। समझ में आया बात या? और ये कहा जो 2 पहिया वाहन 2024 तक 2 पहिया वाहन, सुन लो, 2024 तक जो 150 सीसी से कम के होंगे, ना तो इलेक्ट्रिक होने जरूरी है। जो ज़्यादा दूर तक नहीं जाना, कम दूरी में पता लग रहा है 10-20 किलोमीटर डेली अप डाउन कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लो, क्यों से मदद कर रहा फालतू का। समझ नहीं बात है? ठीक। तो 2 पहिया वाहन, 2 पहिया जो वाहन होंगे ना, 2 पहिया वाहन आए समझ में, 2 पहिया वाहन 2024 तक जो 150 सीसी से कम के होंगे, 150 सीसी गाड़ी पर लिखा रहा है, 150 सीसी से कम के होंगे वे ना 2024 तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल होने जरूरी। इलेक्ट्रिक होने जरूरी। याद रहेगी बात या? ठीक। सरकार के द्वारा ही एफर्ट्स कर दिए गए, ये प्रयास करे गए सरकार के द्वारा। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं है। अब खबरें विस्तार से, व्हाट इज दिस फेम नीति, फेम पॉलिसी क्या है, ये भी तो समझना जरूरी है ना। आए समझ में? अब हम जानते, जब तक हम फेम नीति नहीं समझेंगे, इसे लिख कर कैसे आगे बढ़ जाएंगे? भारतीय उद्योग मंत्रालय ने देखेंगे। तो जानना चाहते हो फेम नीति क्या है? जानना चाहते हो? पहले सरकार के द्वारा जो प्रयास करे गए इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, आए समझिए, ताकि वायु का प्रदूषण कम करा जा सके। इसलिए एक काम करो, पहले नोट करो, फिर एक करके तमीज से जा रहे हैं इस पर। पास करो, चलो चुप हो जाओ, बस बहुत और लेट रहा।
अब देखो मैं तो समझाने जा रहा हूँ फेम नीति क्या बोला आया। फेम नीति, अभी फेम नीति ना, देखो ध्यान से, मेरे पास एक पीडीएफ है, गूगल पर जाकर तुम सर्च कर सको फेम इंडिया, फेम नीति भारी उद्योग मंत्रालय, इसे सर्च कर लेना जाकर। सर्च करो तो ऐसा दिखा देगा पोर्टल, कहीं से भी खोल लो, कुछ भी खुल जाएगा, आराम से देख लो। फेम इंडिया का दूसरा चरण स्टार्ट हो चुका था और दूसरा चरण भी खत्म हो चुका उसका कब्जा। अब तीसरे चरण में क्या क्या चलाया इन्होंने वो भी बता रहा हूँ, लिखवाऊंगा अभी ओवरऑल, पहले समझ लो। ये फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, चंडीगढ़ 670 इलेक्ट्रिक बसें, उसमें दूसरा चरण चला था। दूसरा चरण कब से चला? देखो पहला चरण चला था 2015 में, शुरुआत करी गई थी इसकी 31, वैसे 2011 में आई थी नीति, लागू हुई 2015 में। 2015 से लेकर 2019 तक इसका पहला चरण चला। पहला चरण, इसमें कुछ टारगेट रखे गए, इतनी इतनी इलेक्ट्रिक बसें बनाएंगे, वो तो तुम्हें पढ़ना नहीं, पहला चरण छोड़ दो। उसके बाद दूसरा चरण अप्रैल से लेकर, अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2000 तक इसका, 31 मार्च 2022 तक इसका दूसरा चरण ही पूरा होगा पूरा। अब सवाल है क्या ये सफल हुआ, असफल हुआ? इसमें हुआ था क्या, देख लो। इस योजना के तहत माइल्ड हाइब्रिड मैंने समझा था, हाइब्रिड ऐसे इलेक्ट्रिक वाले वाहनों को बढ़ा देंगे जो हाइब्रिड होंगे, ठीक। एक मिनट बोलो, यस सर। ध्यान से सुन लो, जो फेम नीति है ना, इसकी शुरुआत पता कब हुई? फेम नीति की शुरुआत हुई कब? पहला चरण की शुरुआत हुई 2015 में, 2019 में पहला चरण पूरा होगा। 4 साल चला, 15, 16, 17, 18, 19, 3-4 साल चला इसका आराम से, शांति से, ठीक रहा, सफल रहा, असफल नहीं हुआ। दूसरा चरण था, उसमें टारगेट रखे गए, दूसरे चरण के बारे में तो वो पढ़ना, वैसे ये पूरा हो चुका 2022 में, 1 अप्रैल 2022 को पूरा हो चुका। किसकी निगरानी में? भारी उद्योग मंत्रालय की निगरानी में। उसके बाद क्या क्या प्रयास करे गए, ये किसी काम के नहीं रहे, अब सब खत्म हो चुका ना, सारा काम पूरा हो चुका। अब मैं लेकर चलता हूँ उसके पोर्टल पर, ठीक है। इतनी बात याद रखनी, मेंस में तो इतना ही काम का कि भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा फेम नीति 2 जारी करी गई थी, दूसरी पूरी हो गई थी, आया समझ में। और कब? 2022 से पूरी हो गई थी, डेट भी महत्वपूर्ण नहीं है इसकी, सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। एक बार तुम्हें ये दिखा दूँ कि फेम नीति चल, इसमें कितने वाहन बना दिए गए मैंने, क्या क्या टारगेट है। फेम इंडिया, देखो इसका पोर्टल खुला है, दिखा पोर्टल तुम? ये पोर्टल देखो क्या, ये अबाउट अस में चले जाता हूँ मैं, फेम नीति ब्रीफ कर दें तो फेम नीति, ये हमारा स्ट्रक्चर था देखो। उसके बाद अबाउट अस, फेम नीति फर्स्ट, ये फेम नीति फर्स्ट थी, ये यहाँ सब चीज़ें लिखा हुआ इसके बारे में, हिंदी में जगह पर, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हल्का हल्का पढ़ लेना, वैसे जरूरत भी नहीं है इसकी पढ़ने की, घबराने की। फेम नीति जो 2 है, फेम नीति डिपोजिटरी, देख लो कहाँ चला गया इसके बारे में, पोर्टल था इसका, डैशबोर्ड था, ये वाला डैशबोर्ड, ये दिखा हुआ क्या चल रहा है। हाँ खुल जाए यार, डैशबोर्ड है ना इसके, फेम नीति भारी उद्योग मंत्रालय में, डैशबोर्ड पर देख क्या रहा है। हाँ सी ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल सॉलिड, ये इतने नंबर, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,38,935 वाहन अब तक भारत में हो चुके जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। जरूरत नहीं है तुम इस डाटा की, मोटे मोटे देख सकते हो तुम। उसके बाद 135 मॉडल अवेलेबल अंडर फेम इंडिया 2 स्कीम, 135 मॉडल अवेलेबल हो गए। फ्यूल की सेविंग हुई, इतना तेल बचा है, इतने लीटर तेल बचा है जब तक इलेक्ट्रिकल वाहन चले। कितना? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 72,894 लीटर ये तेल बचा। अच्छी बात है, कच्चा तेल बचा, कहीं और काम आ जाएगा, समझ में आया बात है। उसके बाद इतने लीटर ना, जो फ्यूल है, इतने लीटर फ्यूल बचा जब तक इलेक्ट्रिकल वाहन शुरू हुए। ये भारत में आयात नहीं करना पड़ता था, तो समस्या खत्म होगी उसकी। तो इतना सारा तेल बच गया, इतना सारा जो भारत आयात करके लेकर, तेल बहुत बड़ी समस्या नहीं आती, इलेक्ट्रिकल व्हीकल लाने से फायदा हुआ। इतने किलोग्राम जो ऑक्सीजन, देखो जो वो क्या कहते हैं CO2, वो भी CO2 भी कम होगी, समझ में ये बात है। दूसरे नंबर पर CO2 का रिडक्शन इतना कम हुआ। तीसरे नंबर पर इतने पैसे की लागत बच गई, इतने पैसे का हमें इंसेंटिव मिला, इतने पैसे बचा ले हमने। इकाई जब तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया हमने, 3,695 करोड़ रुपए का हमें फायदा होगा जब तक हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दे रहे हैं, समझ में आई बात है। तो इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल का हमें फायदा ज़्यादा, समझ में आई बात है। भले प्रदूषण को इग्नोर कर रहे, घबराने की जरूरत नहीं है, प्रदूषण भी काफ़ी हद तक कम हुआ, CO2, समझ में आई बात है। भले कहीं और ट्रांसफर कर दिया प्रदूषण, उसको काउंटिंग करने के, समझ में आया बात है। तो तुमसे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भारी उद्योग मंत्रालय इतना याद रखना, UPSC स्टूडेंट इससे फालतू नहीं, ना किसी के याद रहने का। ऐसा जब ठल्ली मिले ना, टाइम मिला तो पोर्टल पर जाकर देख लो क्या क्या अपडेट तो नहीं आया, कुछ अपडेट हुआ तो अपडेट कर लो, समझ में आई बात है। गूगल पर चेक कर दो कब कब कौन सी नीति लागू हुई थी। हेलो
आगे चलता हूँ, बैठे रहा शांति से। तो जो फेम नीति थी ना, इसे हटा रहे हैं हम। फेम नीति थी, फेम नीति का कौन सा चरण था पहला? जो फेम नीति का जो प्रण, फेम नीति FAME फेम, इसका फेम नीति का पहला चरण, ये तुम पढ़ना होमवर्क तुम्हारा हो, ये फेम नीति है। फेम नीति में घर तो होमवर्क दे रहा हूँ। फेम नीति 2 हो, इसका जो पहला चरण और दूसरा चरण, पहला चरण 2015 में, दूसरा 2000 कब 19 में जारी हुआ, ये खत्म हुआ कब 2022 में, 22 में खत्म हो चुका। इसके बारे में घर तो बैठ कर तुम इसे पढ़ना, इसमें क्या था और इसमें क्या था। आया समझ लो, एक मिशन पढ़ाना, ये मिशन ये 2011 में शुरू हुआ था, इसे पढ़ाना, ये कौन सा मिशन है। आया समझ में, ये होमवर्क है तुम्हारा। अब सवाल है कि चार्जिंग के लिए दिशा निर्देश कौन कौन से दिए गए। अब ये समझा रहा हूं मैं, ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा कौन कौन से दिशा निर्देश जारी करे गए, क्या कहा गया, चार्जिंग कैसे बनाए जाएंगे, चार्जिंग के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होगी। अब मेरी बात सुन लेना ध्यान लगा अच्छे तरीके से। चार्जिंग के लिए किन दिए दिशा निर्देश, 2019 में दिए ऊर्जा मंत्रालय ने, 2019 में ऊर्जा मंत्रालय ने दिशा निर्देश दिए। तो 2019 में क्या क्या ऊर्जा मंत्रालय ने ना, देखो ऊर्जा मंत्रालय ने क्या क्या दिशा निर्देश दिए, ऊर्जा मंत्रालय ने, ऊर्जा मंत्रालय, तो इतना दिशा निर्देश दिए, कब दिए 2019 में। पहले नंबर पर क्या कहा इन्होंने, ध्यान से सुनो उन्होंने क्या क्या कहा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, ठीक, कोई भी व्यक्ति, एक तो बिजली की बहुत बड़ी समस्या होगी ना, अगर हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया तो बिजली की बहुत बड़ी समस्या होगी। तो कहा कि कोई भी व्यक्ति ना बिजली खरीद सकता और कोई व्यक्ति बिजली बेच सकता। समझना, डिस्कॉम है ना, डिस्कॉम कहते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्कॉम का विद्युत वितरण कंपनियां, जो उसे बोलते हैं डिस्कॉम, जो विद्युत का वितरण करती है, वे भी कंपनियां जो विद्युत को बांटती है। आया समझ, तो किसी भी व्यक्ति को दे सकती है, किसी को ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जरूरी है, बिजली तो चाहिए पहले, अगर बिजली नहीं होगी तो क्या होगा। आया समझ। और ये भी कहा गया कि ये कहा गया कि राज्य के अंदर कहा गया, क्योंकि जो बिजली है ना वे राज्य के पास रहती है, ये कहा गया कि ये राज्य कम से कम दाम रखेंगे। एक तो राज्य है ना, बिजली का दाम कम से कम रखेंगे, एक खास बात रखी। पहले नंबर पर कहा गया कि विद्युत का वितरण करने वाली जो कंपनियां, डिस्कॉम, क्या बोलते हैं ना, डिस्कॉम, जो डिस्कॉम विद्युत वितरण कंपनियां ना, समझ आई बात है। एक तो ये जो कंपनियां, ये तो ये जो कंपनियां हैं, बिजली किसी को भी दे सकती है, किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी विशेष व्यक्ति वहां तक जाकर कनेक्शन लगवाकर अपने चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट कर सकता, ऐसा कहा गया। पढ़नी तुम ऊर्जा मंत्रालय क्या गाइडलाइंस, गूगल पर डायल कर सर्च कर पढ़ना, ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 2019 में चार्जिंग के लिए क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए। समझ में आया बात। या दूसरे नंबर पर क्या कहा गया, दूसरे नंबर पर कहा गया जो इन्होंने बिजली वो राज्य के अंडर में होगा, क्योंकि देखो राज्य के बिजली ना राज्य सूची का विषय, जब राज्य सूची का विषय तो राज्य इस पर गाइडलाइंस जारी करते हैं, तो राज्य तो उम्मीद करी जाएगी वो तो कम से कम बिजली का दाम रखेगा। ऐसा समझ, तो राज्य ना जो हो बिजली का दाम कम रखेंगे, जो राज्य होंगे जो बिजली होगी ना बिजली, ऐसा समझ में, उसका दाम क्या रखेंगे, कम रखेंगे, उसका दाम बिजली का दाम कम रखेंगे। 9 रुपये यूनिट, कहीं 5 रुपये यूनिट, तो कम से कम दाम रखे जाएंगे। और ये भी दिशा निर्देश दिए गए कि कंपनियों को क्या दिया गया कि तुमने जितनी तुम्हारी लागत होगी ना, जितनी तुम्हारी लागत होगी उसका 15% से तुम ज़्यादा नहीं ले सकते, यानी उस पर लिमिट लगा दी गई। बिजली को कहा गया उस बिजली वाली कंपनियों की, जो बिजली कंपनियां बना, जो कंपनियां बिजली बना रही है ना, उन्होंने कहा गया तुमने ये बिजली बनाई 100 रुपये की, तो तुम 115 रुपये ले सकती हो, 112 ले सकती हो, 113 ले सकती हो, 116 कभी नहीं ले सकती, जिंदगी भर नहीं ले सकती। जाओ, ये तो बढ़िया बात कर दी इन्होंने, और अच्छी बात, और आसान हो जाएगा काम, दिशा निर्देश जारी। और क्या कहा गया, और ये कहा गया जो महानगर है ना, जो नगर महानगर वहाँ एक पूरी ग्रिड बनाई जाएगी, और जो ग्रिड बनाई जाएगी ना ऐसा करके ग्रिड बनाई जाएगी, और उसमें कहा गया 3-3 किलोमीटर का दायरा फिक्स करा जाएगा। यहाँ भी एक चार्जिंग स्टेशन होगा, यहाँ भी जो महानगर होंगे, इस तरह करके। तो पता लगा मेरी जो मेरी बाइक यहाँ खराब होगी तो मैं यहाँ चार्ज कर सकता हूँ, यहाँ चार्ज कर सकता हूँ, यहाँ इससे क्या होगा, ज़्यादा भीड़ नहीं लगेगी। तो महानगरों में 3-3 किलोमीटर का एरिया, 3-3 किलोमीटर के एरिया में ना ये समझ जाओ हर कोने पे एक चार्जिंग स्टेशन मिलेगा तुम्हें। ये दिशा निर्देश जारी करके कहा गया, तुम्हें सारा पढ़ना है कौन कौन से दिशा निर्देश जारी करके क्या क्या कहा गया, जो ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा कि जो चार्जिंग स्टेशन है उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस जारी करेगी, कहाँ कहाँ चार्जिंग स्टेशन बना सकते हैं। यूट्यूब पर डाल कर पढ़ सकते हो, कोई यही बता देगा तुम्हें, यूट्यूब पर ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा, जब दूसरा बताओ ज़्यादा प्रभाव पड़ा। यही चीज़ तुम्हें डाल कर पढ़नी, ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा कौन कौन से दिशा निर्देश जारी करे गए, समझ में। फिर अपनी कॉपी में नोट पॉइंट करके लिखने, समझ में आया बात। या ठीक, 2023 में कोई नए दिशा निर्देश तो नहीं आए, हाँ 2019 में लागू करे थे, वहीं कहीं बदले तो नहीं हुए, यूट्यूब पर सब पता लग जाएगा, समझने की बात। या जो काम दिया जाएगा एक पूरा करना, तमीज तो होश में होगा, पता लग गया क्या क्या करना, काम इतना सा बस, जो गाइडलाइंस दी गई उसके अंदर क्या क्या बताएगा वो लिखना उठाएगा, समझ में आए बात। या इतनी बात, मेंस में तो इतना लिखना पड़ेगा छोटा छोटा ही, बस पीटी के लिए ना कहीं भी चला जाओ, अंदर से चला जा कि दिशा निर्देश कौन जारी करना, ऊर्जा मंत्रालय। ये फेम नीति है किसने जारी कर दी, भारी उद्योग मंत्रालय ने, समझ में आया बात। या ठीक, ऐसे सवाल पूछे जा। अब एक सवाल है, एक झंझट था लिथियम आयन बैटरी का, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अब लिथियम आयन बैटरी क्या बला है, लिथियम आयन
काबिल कंपनी के बारे में पढ़ाना तुम। काबिल कंपनी किन ने बनाई है, किन कंपनी ने बनाई है, काबिल कंपनी किसने बनाई है। अब मैं तुम्हें लिथियम के बारे में थोड़ा सा समझा दूं, फिर क्लास खत्म कर रहे बस। लिथियम है क्या बोला पहले ही बताओ। आवर्त सारणी पढ़ी तुमने, मैं उसकी आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में तुमने बचपन से पढ़ाएगा हाइड्रोजन हीलियम, उसके बाद नीचे पढ़ा हुआ लिथियम, बचपन से पढ़ते आ रहे नहीं। हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसके बाद क्या होता है हीलियम होता, फिर क्या होता है लिथियम होता, ऐसा होता है। हीलियम इधर होता, ऐसा जो मेन आवर्त सारणी ये लिथियम, लिथियम होता तीसरे नंबर पर आता नहीं, तीसरे नंबर पर। तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक कितना, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना 3। अब लिथियम की उपलब्धता के लिए, ताकि हमें लिथियम मिल सके, तो हमने सरकार पता क्या करे, पहले लिथियम के बारे में थोड़ा जान लो। ये लिथियम हमारा, ये नाभिक, लिथियम के बाहर ना इसमें पता कितने इलेक्ट्रॉन, लिथियम के बाहर ना 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर है इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें। लिथियम की खास बात हो, लिथियम को क्यों उपयोग कर, बैटरी बनाने में इसलिए उपयोग कर, जैसे हमने थोड़ी सी एनर्जी दी ना इसमें, तो जैसे थोड़ी सी एनर्जी दी, खास बात हो लिथियम की, इसे थोड़ी सी एनर्जी दी ना हमने, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है कूद के बाहर भाग जाएगा। ऐसा समझो, इलेक्ट्रॉन की खास बात, जब इलेक्ट्रॉन कूद चलना स्टार्ट कर देगा तो धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाएगा, धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर बाइक चार्ज हो जाएगा, और चार्ज हो जाएगी फिर वह करंट लगेगा, उसके फिर आगे चलेगा, ये प्रक्रिया हो, समझ गए। ये लिथियम की खास बात हो। लिथियम है ना, अब लिथियम को बचाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही, लिथियम ना सरकार, लिथियम तो सरकार ने काबिल नाम की कंपनी बनाई है। ऐसे ऐसे जो दुर्लभ खनिज है ना, जो भारत के पास नहीं है, उनकी छानबीन करने के लिए दूसरे देशों के साथ समझौता करेगी। अब लिथियम के लिए हमने क्या क्या करा, लिथियम के लिए स्पेशल तुम लोग लिथियम के लिए क्या क्या करा, तो एक तो हम जो लिथियम लेकर, जो कंपनियां भारत से लिथियम लेकर आ रही भारत के अंदर लिथियम, आया समझ, उसको हमने जो आयात शुल्क, आयात करने पर शुल्क नहीं लगाते क्या हम, आयात उस पर 0% कर दिया, जाओ ले आओ कुछ भी ले आओ खरीद के, उस पर हम आयात शुल्क 0 कर दिया हमने। और सरकार ने पता क्या करा लिथियम को बचाने के लिए, लिथियम के बारे में बता रहा हूँ मैं, लिथियम के लिए सरकार ने पता क्या करा, लिथियम ने एक लिथियम पता कहाँ कहाँ पाया जा, एक तो पाया जाएगा आपका अर्जेंटीना में, एक पाया जाएगा बोलीविया में, एक पाया जाएगा चिली में, इसे लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसे अर्जेंटीना में, बोलीविया में, चिली में हमारे इन देशों के साथ कॉन्टैक्ट चल रहे, समझ नहीं बात था कि हम प्रयास कर रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है, लिथियम आयन बैटरी की अगर भविष्य में जरूरत पड़ने वाली है यार, तो हमें सरकार के इन देशों के साथ एफर्ट चल रहे हैं। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका लिथियम को लेकर कि आने वाले भविष्य में इतने साल तक हमें देगा, एग्रीमेंट हो चुका, समझौता हो चुका हमारा लिथियम को लेकर, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का समझौता हो चुका लिथियम को लेकर, समझ नहीं बात यार। और तो हम लिथियम की समस्या को दूर करने के लिए लिथियम आयन की पहली रिफाइनरी लगाई हमने गुजरात के अंदर पहली रिफाइनरी लगाई हमने, आया समझ में। गुजरात के कहाँ लगाई, मांडे, गुजरात के अंदर लगाई, ये पता नहीं कहाँ नहीं लगाई, बस ये बता गुजरात के अंदर लगाई, इतना बता। उसके बाद अब भारत के अंदर का लिथियम की कोई खान नहीं है। हाँ, भारत के अंदर, कर्नाटक के अंदर 2021 में कर्नाटक के अंदर मांडे जिला वहाँ मिली कर्नाटक के अंदर इसकी लिथियम की खान, तो बहुत अच्छा खास बात है, आया समझ में, पॉइंट की बात है, तो समस्या दूर हो सकती है। ये लिथियम की खास बात है, लिथियम की समझने की बात है। इसके बारे में इतना ही। अब मैं पता कर लूँ क्या पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में इतना ही जानना, लिथियम तक का भी बताया मैंने, इसके अंदर तक सब जहाँ जाना तो तुम बताया, इतना बहुत है। और वीडियो में साफ करके तमीज से पढ़ना, क्या क्या पढ़ना, फेम नीति के बारे में पढ़ना, दूसरा जो इस मिशन के बारे में पढ़ना नहीं है तो फिर मेरे तो पूछना, दूसरे नंबर पर इसके दिशा निर्देश पढ़ने, लिथियम के बारे में इतना ही पढ़ना, काबिल कंपनी के बारे में थोड़ा सर्च करना गूगल पर जाकर, ये काम हो तुम्हारा होमवर्क, उसके अपना डाटा नोट्स तमीज से बना के चलना, और सब कुछ नहीं लिखना, देखना कि मेंस में कितना लिख सकते हैं, क्या काम का नहीं है, इसे छोड़ देना भलाई है, पीटी में काम का है नहीं है, भविष्य में नहीं है काम का, छोड़ दो, आया समझ में। अपने आप से उत्तर पूछना। उसके बाद यहाँ तो छोड़ दिया हमने, उसके बाद क्या करना, कल हम पढ़ेंगे अपशिष्ट के बारे में, जो हम पराली जलाया हमने कचरा जलाया, उससे जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। पराली क्यों जला रहे हैं हम, क्या समस्या, आया समझ, पराली जलाया कैसे प्रदूषण फैल रहा है, कल हम अपशिष्टों के बारे में पढ़ेंगे, अपशिष्ट वाला। अब वहाँ तक भी सवाल पूछा हुआ यूपीएससी ने, इतनी बात बता दो, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, ये हमारा समाप्त हुआ। जो तुम्हें काम दिया वो सारा पढ़ कर जाइए, पढ़ गाना घर तक, गूगल का काम कुछ समझ आने की बात है, जिस पर गूगल नहीं है पड़ोसी कॉपी शेयर कर लेना, समझ में आया।